सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। हमने लास्ट टाइम कैसे है बढ़िया। आज हम हमारा लेसन जो 19वां है पाठ कालिदास, इसमें आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ तक किया था कालिदास का विवाह हुआ, फिर उसको महाकाली का वरदान विद्योत्तमा ने जब उसका तिरस्कार किया, फिर कालिदास ने महाकाली की उपासना की और वह जब महाकाली ने उसे वरदान दिया और माँ प्रसन्न होकर वरदान देती है और महाकवि कालिदास जो है वहाँ हमने क्रमशः जो पढ़ा था ना, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना जो विद्युत्तमा को सुनाई, और विद्युत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब मेरे विद्यार्थी भाई बहन हम आगे बढ़ेंगे। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसे वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। કાલિદાસને દરેક પ્રકારના અનુભવ હતા, દરેક ક્ષેત્રના. પ્રકૃતિનું વર્ણન જે સાહિત્યમાં એને કર્યું છે એવું ક્યાંય કર્યું આજ સુધી કોઈએ કર્યું નથી અને કોઈ કરશે પણ નહીં, એટલું સરસ વર્ણન એને કર્યું છે. ઉનકી તુલના उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था. प्रकृति वगरનું મનુષ્ય જીવન અધૂરું છે એવું કાલિદાસને લાગતું હતું. कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं. કાલિદાસની જે ઉપમા દીધી છે પ્રકૃતિ સાથે એ વિશ્વમાં વિખ્યાત છે, એવી કોઈ દિવસ કોઈ કરી શકશે નહીં અને કોઈ કર્યું પણ નથી. तुलना कोई સાથે કરી પણ નહીં શકાય. उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, એમની तुलना कोई સાથે કરી પણ नहीं શકાય. उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है. એમના પાત્રોનું વ્યક્તિત્વ જ પોતાનાપણું રાખી શકે છે એવું કહેવામાં આવે છે. मेरे विद्यार्थी भाई बहन यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है. દરેક વાતને એકદમ સરળતાથી ઉપસાવે એટલે કે રાખે છે. कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा का प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है. आम वारंवार दरेक नाटकों कालिदास एना काव्यों नाटकों एवं कहवा मागे छे कि दरेक वार एवं कहे छे कि राजा फक्त प्रजानो शासक नहीं, एनो रक्षक छे, एनो तात छे, एना पिता छे एवं. उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में मिलता है. ए वखत स्त्रीओનું क्या શું સ્થાન હતું એ કાલિદાસની રચનાઓ દ્વારા આપણને જાણવા મળે છે. समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी. સમાજમાં નારીનું સન્માન અને શ્રદ્ધાથી એમને નારીઓને જોવાતા હતા, એટલે કે એમને ઉપર એટલા દયા રાખવાના આવતા હતા. નૃત્ય, સંગીત અને ચિત્રકલાની શિક્ષાઓ પણ એમને મળતી હતી. મહાકવિ કાલિદાસ કે પ્રમુખ 7 ગ્રંથ है. મહાકવિ કાલિદાસના मुख्य 7 ग्रंथ છે. इनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार. मेरे विद्यार्थी भाई बहन पेंसिल लेकर हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. पहला है ऋतु संहार. आपको MCQ में पूछा जाएगा, अगर या तो मैं पूछूंगी, ठीक है ना, कि पहला ग्रंथ कालिदास का कौन सा है, तो आपको लिखना है ऋतु संहार. एक उत्तम काव्य है. इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है. ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है. ऋतु संहार जे छे एमां ऋतुओं तथा प्रकृतिનું सुंदर चित्रण थयुं छे. बराबर छे.
અને એવું આજ સુધી કોઈ પણ પહેલામાં થયું નથી, કોઈ પણ ગ્રंथों में થયું નથી। मालविकाग्नि मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। हमें पूछा जा सकता है कि कालिदास का पहला नाटक कौन सा है? तो मालविकाग्नि मित्र। चलो अंडरलाइन करो, ठीक है। तो उनमें उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। आमा ऋतु संहार में शुं हतुं तो के प्रकृतिओनुं सुंदर चित्रण अने ऋतुओनुं वर्णन हतुं। मालविकाग्नि मित्र में विदिशना राजा अग्निमित्र अने विदर्भनी राजकुमारी मालविकानी प्रेम कथा छे। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। तीसरा ग्रंथ एटले के एमना त्रीजा ग्रंथनुं नाम छे विक्रमोर्वशीयम। आ एमनुं बीजुं नाटक थयुं अने त्रीजो ग्रंथ थयो। आमां शुं छे तो के 5 आ विक्रमोर्वशीयमां आ महाराजा पुरूरवा अने अप्सरा उर्वशीनी प्रेम कथा छे। ठीक है। आगे का कुमार संभव का काव्य और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर का वध की कथा का वर्णन है। कुमार संभवम कौन नहीं पहचानता? कुमार संभवम के बारे में सबको पता है। तो यहाँ जो वो कुमार संभव जो लिखा है उसको काव्य है, और शिव पार्वती का विवाह जो हुआ है उसका सुंदर वर्णन, और कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर नामक राक्षस का वध किया है। आमा शिव पार्वतीना विवाहथी मांडीने कुमार कार्तिकेयना जन्म अने तेना द्वारा तारकासुरना वधनुं वर्णन करवामां आव्युं छे। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। मेघदूत जे छे ये कालिदासनो 5मो ग्रंथ छे। यह भी एक खंड काव्य है। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, ये आपको याद रखना है, बार बार हर एक बार बोल रही हूँ, ठीक है ना। मेघदूत कौन सा काव्य है कालिदास का? तो आपको लिखना है मेघदूत खंड काव्य है। और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी वरिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए और अपना संदेश दिया है। तो ये मेघदूत में आमा एक यक्षना विरहનું चित्रण છે અને યક્ષે મેઘને દૂત બનાવીને પોતાનો સંદેશ પોતાની પ્રેમિકાને પહોંચાડ્યો છે એવું આમાં વર્ણન છે। ठीक है। आगे इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। आ काव्य में वर्षानु वर्णन अने विरह एटले के जुदाईनु वर्णन बहुत सरस निखारेलू छे, छायेलू छे। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। आमा भारतना भूगोलनी पण खूब ज सरस जानकारी मळी छे। रघुवंश एक महाकाव्य है। रघुवंश जे छे ए मोटू महान काव्य छे। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा से पहले ही कह दिया है कि यहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। रघुवंश महाकाव्य रच्यु त्यारे कवि कालिदासे रघुवंशनी कथा करता पहला ज कीधुं हतुं કે આ કાવ્ય જે છે એ સૂર્યનાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે। આમાં રામનો વંશનો પરિચય છે। કોઈ મોટી બુદ્ધિવાળા અને मैं तिनको से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। यहाँ आमा रामનું વર્ણન છે, રઘુવંશનું વર્ણન છે। સૌથી પહેલો દિલીપ અને સૌથી છેલ્લા રઘુવંશમાં હોય તો લવકુશ। એમ वहाँ देखिए यहाँ सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश। ठीक है। आगे महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ भी हमें अंडरलाइन करनी है। यह तीसरा नाटक, 2 नाटक पहले आ गए, अब ये तीसरा नाटक जो है इसमें 7 अंक है।
અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ જે છે એ મહાકવિ કાલિદાસનું ખૂબ જ સર્વોચ્ચ ગ્રંથ છે. આ ત્રીજું નાટક છે. આમાં 7 अंकों છે. महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है. આ કાવ્યમાં મહાકવિએ રાજા દુષ્યંત અને શકુંતલાની કહાનીનું વર્ણન છે, वार्ताનું. इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है. આમ મહાકવિ કાલિદાસ આજે પણ આપણા સાહિત્યમાં અને ખાસ કરીને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અમર છે. उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है. મહાકવિ કાલિદાસનું આ જે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કાલિદાસની કૃતિ છે. આમાં રાજા દુષ્યંત અને શકુંતલાનો પ્રેમ નાટક સ્વરૂપે ખૂબ સુંદર રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે. આમ મહાકવિ કાલિદાસનું જે મહારાજા વિક્રમાદિત્યના 9 રત્નોમાંના એક રત્ન હતા, તેઓએ શું કર્યું છે તો કે આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સદા અમર રહેશે. તેમની રચનાઓમાં તેમના સમયમાં ઇતિહાસ, સાહિત્ય, શાસન, राजनीति અને समाज विषयની माहिती प्राप्त થાય છે. मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आज हमारा यह पाठ यहाँ पूर्ण होता है. आपको इसे वर्कबुक में लिखना है और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखेगा. धन्यवाद.